गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं श्रवण कुमार तेजा और वेलकम टू बी फ्लाई स्टडी। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि हम सीएसए पैक्टर्न रूल को इतना आसान बनाने जा रहे हैं जो आज तक नहीं बनाया गया, और हमारी 4-5 लोगों की टीम ने लगातार 6 महीने की मेहनत के बाद हम इसको सरल बनाने में कामयाब रहे। चूँकि एक्ट को अपने आप में समझना एक बहुत बड़ा काम है और फिर उसका सरलीकरण करना उससे भी बड़ा काम है, लेकिन हमने इसको करने की कोशिश की और हम कोशिश में कामयाब हुए। और जो एएसआई एलडीसी और एसीएलडीसी के लिए एक तरीके का रामबाण साबित होगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। चूंकि हमने इसको इतना सरल बना दिया कि आपको ये एक बार में याद होने वाला है। चूंकि कानूनी भाषा इसकी हिंदी भी बहुत टफ थी, तो हमने उसको भी बहुत आसान बनाया। तो हम इसको समझ लेते हैं हमने इस बुक में क्या किया। देखो, 300 से भी ज़्यादा हमने इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ऐड करे। ठीक है, ज़्यादा ही हो गई। ब्रीफ नोट्स ऑफ ईच सेक्शन, हमने हर एक सेक्शन का रूल्स का उसको ब्रीफ नोट बनाया, शॉर्टकट नहीं किया ना, हमने उसके साथ छेड़छाड़ करी जिससे उसका मीनिंग बदले, लेकिन हमने उसको इस तरीके से किया कि वो आसान हो जाए और वो जो अधिनियम कहना चाह रहा है, जो अधिनियम आपको डिलीवर करना चाहता है मैसेज, वो आपको मैसेज डिलीवर हो जाए। अच्छा, इसको बनाने में इसलिए प्रॉब्लम आई हमें चूँकि गूगल पे भी इससे संबंधित कुछ नहीं पड़ा, जो भी सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ी। इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, जैसा कि मैंने बताया कि भैया अधिनियम की हिंदी भी बहुत टफ है, इंग्लिश से भी ज़्यादा टफ है। तो इस उसको भी हमने आसान किया। हालांकि मैं अभी आपको सैंपल दिखाऊंगा दोनों में कि हमारी बुक्स में किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है और जो हमारा मेन एक्ट है उसमें किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश, हमने इसको एक्सप्लेन किया है। अब ये सारे ही जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ब्रीफ नोट से इजी टू लैंग्वेज है, ये हमने दोनों भाषा में किया। क्योंकि हिंदी भाषी के साथ साथ, हिंदी भाषा के साथ साथ इसमें और भी लोग है हमारी फोर्स में जो दूसरी भाषा के लोग हैं, जिनकी मुख्य भाषा हिंदी नहीं है। जैसे कि हमारा साउथ हो गया, हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में दिया, और हिंदी भाषियों के लिए भी ये इंग्लिश में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या है हिंदी में समझ नहीं आती। अब जैसे कि हमें क्या प्रॉब्लम आई, हम जब हम इस का सरलीकरण कर रहे थे तो हमें मिनिस्ट्रियल स्टाफ को ढूंढना इतना मुश्किल हो गया हमारे लिए कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कहाँ जाएगा, ट्रांसलेटर पे। अब ट्रांसलेटर भी उसको मंत्री स्टाफ बता रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। तो बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे आपको जिसको आप इंग्लिश में पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फोकस्ड ऑन मेन पॉइंट्स, हमने फोकस किया मेन पॉइंट्स पे। ठीक है, तो इस तरीके की ये बुक्स है भाई साहब। और जो भी एलडीसी के उम्मीदवार है, समय कम है आप लोगों के पास, चाहे वो एसी का हो चाहे एएसआई का हो। चूंकि अभी कल ही मेरे ख्याल से ज्वाइनिंग हुई है पिछले बैच की, और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो मार्च के आपके लास्ट में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में डेफिनेटली हो जाना है। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो कम से कम जो भी इसका पार्ट है, जितने भी मार्क्स इस पार्ट से आते हैं, तो मैं डेफिनेटली, अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम देके पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आप उन मार्क्स को सिक्योर कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो अब मैं आपको इसका दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ कि क्या है। इसी के साथ साथ आपकी एक क्लास भी हो जाएगी, है ना। तो ये क्या है, ये सेक्शन 12 एंड 13 बुक ऑफ द सियासत एक्ट एंड रूल विच बुक रिकमेंडेड बाय द डिपार्टमेंट। इसमें क्या है कि भाई जो बुक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिकमेंड की जाती है उसमें किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, और हमने उसका क्या किया है वो मैं आपको थोड़ा सा सैंपल इसका दिखा देता हूँ। ये सुप्रिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स, वैसे मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा ये, है ना, तो हम इसको नहीं पढ़ाते। सेक्शन 12 ये क्या कह रहा है, अभी डिफरेंस समझना आप। Whenever any member of the force not below the prescribed rank has reasons to believe that any such offense is referred to in a section 11 has been or is
being committed and that a search warrant cannot be obtained without affording the offender an opportunity to escaping or the concealing evidence of the offense have, ये वगैरह वगैरह आप पढ़ लीजिए इसको, है ना, क्योंकि फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं द प्रोविजंस। एक्चुअली मेरा मेन मोटिव ये है कि इसको थोड़ा सा बता के आपको हमने क्या किया वो बताना है। द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 2 of 1974 relating the searches under that code shall so far as many as may be apply to searches under this section। भाई साहब ये जो इंग्लिश है ना और इसकी हिंदी है ना, इसको पढ़ने में एक बड़ी टास्क है, ठीक है। अब हम ये समझ लेते हैं कि देखो ये सेक्शन सेक्शन 12 है पावर टू सर्च विदाउट वारंट, कि ये बिना वारंट के हम कैसे सर्च कर सकते हैं। अब इसी को हम, हालांकि मैंने 13 भी, अच्छा 13 भी पढ़ेंगे, पहले हम 12th को समझ लेते हैं। हम पहुंचने से पहले हमने क्या किया, इसकी भाषा को इजी किया, ठीक है, और इसका एक ब्रीफ नोट बनाया। सेक्शन 12, अब आप यहाँ पे समझ लीजिए जो हमने अभी पढ़ा कि भैया ब्रीफ नोट ऑन सेक्शन 12 पावर टू सर्च विदाउट वारंट, अथॉरिटी टू सर्च एंड डिटेन, मतलब सर्च और गिरफ्तार करने का अधिकार किसका है। अ मेंबर ऑफ द फोर्स नॉट बिलो द प्रिस्क्राइब्ड रैंक, मतलब हवलदार से नीचे नहीं होना चाहिए, है ना। कैन सर्च, वो सर्च कर सकता है पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग विदाउट वारंटिव, वो बिना वारंट के उसको सर्च कर सकता है। कब, जब देयर इज अ बिलीफ दैट एन ऑफेंस अंडर द सेक्शन 11, जब कोई अपराध हुआ हो किसके, सेक्शन 11 के तहत, बीन और इज बीइंग कमिटेड, या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑब्टेनिंग अ वारंट वुड गिव द ऑफेंडर एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केपिंग और कंसील एविडेंस, वो कब करेगा, जब लगे कि भैया जो अपराधी है वो भाग सकता है, जब तक मैं परमिशन लूंगा वो उस या तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या फिर वो भाग सकता है उसमें, तब हम ऐसा कर सकते हैं। द ऑफेंडर कैन बी डिटेन्ड, सर्च्ड एंड इफ नेसेसरी अरेस्ट, या जब ऐसा लगे कि भैया अब इसको अरेस्ट करना जरूरी है। फिर हमने क्या किया, अप्लीकेंट ऑफ द सीआरपीसी प्रोविजंस सर्च अंडर दिस सेक्शन विल फॉलो द प्रोविजंस, इस जो हम इसके जो सर्च करेंगे हमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एज एप्लीकेबल, जो इस पे अप्लाई होता है। अब ये तो हमने फिर अब इसका क्या किया, हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बना दिए इसके इंग्लिश में बनाए समय। अब हिंदी में पहुंचते हैं हम, चूंकि समय कम है। और अब देख लीजिए आप इसका नोट, बिना, अगर जो हिंदी भाषी है या फिर भी साउथ के भी हमारे समझ लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले भी लगभग समझ ही लेते हैं, सिर्फ हम हिंदी भाषी नहीं समझ पाते हो साउथ की और नॉर्थ ईस्ट की भाषा। तो अब हिंदी का समझ लीजिए, देखो कितना आसान हो गया। बिना वारंट तलाशी की शक्ति, तलाशी और हिरासत का अधिकार, बल का कोई सदस्य जो निर्दिष्ट रैंक से नीचे ना हो, मतलब हवलदार से नीचे ना हो, बिना वारंट के किसी व्यक्ति को और उसकी वस्तुओं की तलाशी ले सकता है यदि क्या, ये विश्वास हो कि धारा 11 के तहत कोई अपराध हुआ है, धारा हम पढ़ेंगे बाद में वो अलग, या हो रहा है। वारंट प्राप्त करने से अपराधी को भागने, जब तक, जैसा कि मैंने बताया था कि भाई जब तक हम वारंट लेंगे वो या तो भागने या साक्ष्य को छिपाने का मौका मिल सकता है उसको। अपराधी को हिरासत में लेकर तलाशी ली जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी पिछले बताया। अब हमने सारा पढ़ा था ये सेक्शन 12 जो मेन एक्ट में दिया हुआ है। अब हमने इसका क्या किया, ये कर दिया। सीआरपीसी के प्रावधानों का अनुप्रयोग, इस धारा के तहत तलाशी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। समझ में आया भाई साहब, आप इसको एक बार पढ़ लोगे ना इस किताब को, जिंदगी में नहीं भूल पाओगे आप, मैं बता रहा हूं आपको। वस्तुनिष्ठ पर्सन हिंदी में, अब जो हमने उसको बताया उसी को हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में भी कर दिया कि भैया डिपार्टमेंट किस तरीके से इसको मैनिपुलेट करके या तोड़ मोड़ के इसको पूछ सकता है। किस स्थिति में बल का सदस्य बिना वारंट तलाशी ले सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब आपको एकदम पढ़ के ना
आप इसको एंजॉय करोगे बुक को, एक्चुअली आप इसको पढ़ोगे नहीं, आप इसको एंजॉय करोगे डेफिनेटली। यदि ये विश्वास हो कि धारा 11 के तहत कोई अपराध हुआ है या हो रहा है। अच्छा, हमने बुक के चूंकि आंसर भी हमने साथ साथ दे दिया, हम पीछे देना चाहते थे लेकिन समय की कमी थी। बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार किसके पास है? निर्दिष्ट रैंक से नीचे ना होने वाला सदस्य। ठीक है, हमने बिल्कुल भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। मैंने जैसे बताया कि हमने एक्ट के साथ छेड़छाड़ करना है, एक तरीके का अपराध है, और हमने बिल्कुल नहीं करी। जिस लाइन की या स्टेटमेंट की अधिनियम ने इजाजत दी, हमने वही किया। तलाशी करने से पहले बल के सदस्य को क्या विचार करना चाहिए? देखो, उत्तर पे ही जाते हैं सीधा। क्या वारंट प्राप्त करने से अपराधी को भागने या साक्ष्य छिपाने का मौका मिल सकता है? अगर आप इसके और ऑप्शन भी देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। ये तो इसका आंसर तो बी है। क्या अपराध में आर्थिक नुकसान शामिल है? औद्योगिक प्रबंधन की अनुमति है? तो क्या अपराधी पहले से आत्मसमर्पण कर चुका है? तो इस तरीके के भी हमने दे चुके हैं। बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार किसके पास है? बल का कोई भी सदस्य, निर्दिष्ट रैंक से नीचे होने वाला सदस्य, केवल महानिदेशक। तो हमने इसके ऑप्शन भी बहुत सोच समझ के रखे हैं। धारा 12 के तहत की गई तलाशी पर कौन से कानूनी प्रावधान लागू होते हैं? चलो, ये बुक के इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपकी क्लास हो जाएगी 12 और 13 सेक्शन की। धारा 12 के तहत की गई तलाशी पर कौन कौन से कानूनी प्रावधान लागू होते हैं? औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम, केंद्रीय सरकार के दिशा निर्देश, या दंड प्रक्रिया संहिता 1973, है ना, यही बताया था ना। या राज्य पुलिस नियम तो नहीं होता, हमने बताया था दंड प्रक्रिया संहिता 1973। अब ब्रीफ नोट ऑन सेक्शन 13 प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर अरेस्ट। इसमें क्या होता है भाई साहब, अगर आप दिल्ली जैसे सिटी में या मेट्रो जो भी सिटीज़ है, हैदराबाद हुआ या अपना बेंगलोर हुआ, अगर आप वहाँ पे सर्विस करते हैं तो वहाँ पे आपकी टक्कर बहुत एजेंसियों के साथ होती है। कभी सीबीआई आएगा, कभी आईबी आएगा, कभी कोई आएगा। तो उसमें आपको आपके काम की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये एएसआई एलडीसी और एसीएलडीसी के लिए। इसको मैं कहता हूँ, इस बुक को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए अगर आपको अपने काम को समझना है। ऑफिस ऑर्डर के नियम वो जो निकलते हैं ऑफिस ऑर्डर के हिसाब से, वो बात तो अलग है, लेकिन मेन अगर आपको कोर्ट से बचाएगा या कहीं से भी बचाएगा तो आपको अधिनियम बचाता है, आपको ऑफिस ऑर्डर नहीं बचाते। समझ रहे हो? क्योंकि जज के पास इतना टाइम थोड़ी है वो ऑफिस ऑर्डर ढूंढता फिरेगा आपके कहाँ है। वो अधिनियम को ही पढ़ता है, और अधिनियम के बिहाफ पे ही कोर्ट में केस जाता है। समझ रहे हो? अब हम इसको 13 को पहले एक बार दोबारा वहीं चले जाते हैं। 13 को समझ लेते हैं पहले। छोटा सा दिया हुआ है, procedure to be followed after arrest. A member of the force making an arrest under this act shall without the unnecessary delay make over the person arrested to police officer in the absence of police officer, take a such person to cause him to be taken to the nearest police station together with the report. अब हम चलते हैं अपने उसमें, ये किस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। सेक्शन 13 क्या कह रहा है? प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर द अरेस्ट। किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद हमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है? क्या कह रहा है ये पे? एनी मेंबर ऑफ द फोर्स हु मेक्स एन अरेस्ट अंडर दिस एक्ट मस्ट, क्या करना चाहिए? ये कलरफुल मैंने इसलिए किया है कि जिससे कि थोड़ा इसका आपका फोकस बना रहे इस पे। बुक में तो ब्लैक एंड व्हाइट ही है। हैंड ओवर द अरेस्टेड पर्सन टू द पुलिस ऑफिसर विदाउट अननेसेसरी डिले। हमें क्या करना है? जब हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो क्या करना है? हमें उसको जो भी नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर्स को हमें हैंड ओवर करना है विदाउट एनी डिले। कई बार होता है उसके हमने चोट लग गई, वो मतलब उसको पकड़ने में चोट लग गई, या वो हम उसके पीछे भाग रहे हैं, वो ठोकर खा के गिर गया, सर में चोट लग गई और हमने उसको बिठा लिया और उसकी वहीं पर डेथ हो गई, तो सीधा जेल है, ये मान के चलना। जेल नहीं होगी तो आपको जिंदगी में बुरा वक्त शुरू हो जाएगा, ये कह सकते हैं। इफ अ पुलिस ऑफिसर इज अनअवेलेबल, टेक द अरेस्ट पर्सन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन along with the report explaining the circumstances leading the arrest। अब यहां से हम हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। भैया हमने इसके भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बनाए हैं, इंग्लिश में भी, इंग्लिश वालों के लिए। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जब तक इंग्लिश मीडियम के जो भी हमारे लोग हैं इंग्लिश मीडियम से जो पढ़े हुए, आप तब बहुत सारी उन्हें भी हिंदी समझ नहीं आ रही, तो अगर आपको भारत में रहना है तो आप इंग्लिश की हिंदी और हिंदी की इंग्लिश आनी जरूरी है। अगर आप
चलो खैर ज़्यादा हो जाएगा। देखो, धारा 13 के गिरफ्तारी के बाद पालन की जाने वाली प्रक्रिया। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी करने वाला बल कोई भी सदस्य गिरफ्तार व्यक्ति को बिना अनावश्यक देरी के एक पुलिस अधिकारी को हैंडओवर करना है। यदि वो नहीं है, हवाले करेगा। यदि पुलिस अधिकारी अनुपलब्ध हो तो गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाएगा और गिरफ्तारी के कारणों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि भैया उसे किस आधार पर आपने गिरफ्तार किया, क्या उसका अपराध है, वो सारी रिपोर्ट देके, और जो सामान उससे बरामद होगा सीजर वगैरह, उसका सीजर बना के वहां पे उसको वो सबमिट करेगा। तो बहुत ही आसान हो कर दिया हमने, मतलब कोशिश की थी और ये कामयाब हो गई। हमें भी भरोसा नहीं था कि हम ऐसा कर पाएंगे। सिंपल बात है। देखो, अब हमने इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बना दिए। एक बार पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली याद होना है आपने। वस्तुनिष्ठ पर्सन, गिरफ्तारी के तुरंत बाद बल के सदस्य को क्या करना चाहिए? मजिस्ट्रेट को सूचित करना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को बिना अनावश्यक देरी के पुलिस अधिकारी को सौंपना चाहिए। जांच के लिए व्यक्ति को हिरासत में रखना चाहिए। पूछताछ के बाद व्यक्ति को रिहा करना है और गिरफ्तार व्यक्ति को बिना अनावश्यक, ये इसका आंसर है। यदि कोई पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बल के सदस्य का क्या करना चाहिए? हमने उसी में से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए और हर सेक्शन के, अगर वो सेक्शन या रूल एक लाइन का भी है तो उसका भी हमने सेपरेट बनाया। ऐसे नहीं है कि मैंने पहले पूरी किताब छाप दी, ब्रीफ नोट की, उसके बाद मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बना दिए। आपको यही नहीं पता लग रहा है कि ये कौन से सेक्शन का है। तो इससे क्या क्लैरिटी आएगी किस चीज़ में, कि आपको ये पता लगेगा कि भैया ये मैंने कौन से सेक्शन के तहत पढ़ा। यदि मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लास्ट में रख देता तो क्या होता, आपको ये कन्फ्यूजन जरूर रहता कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है किस सेक्शन का। तो हमने पहले सेक्शन का ब्रीफ नोट बनाया, उसी में से फिर हमने उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया, फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर उसी के नीचे बनाया। पुलिस स्टेशन ले जाते समय गिरफ्तार व्यक्ति के साथ क्या क्या ले जाना आवश्यक है? सीधा आंसर पे पहुंचते हैं। व्यक्ति की पहचान का एक प्रतिलिपि या गिरफ्तारी के कारणों का विवरण देने वाली रिपोर्ट, या महानिदेशक की गिरफ्तार के कारणों का विवरण देने वाली रिपोर्ट। ठीक है भैया, इसको किस लिए पकड़ा गया, किस लिए, क्या है? गिरफ्तारी के बाद इस प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जब हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये सुनिश्चित करना कि गिरफ्तार व्यक्ति का विधिवत और शीघ्रता से निपटारा किया गया। ठीक है, तो जब भी आप ऐसी जगह पोस्टेड होते हो, चूंकि जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे काफ़ी इश्यूज आते हैं, चूँकि कभी आपको बुलेट मिल गई, अनऑथराइज कोई आइटम मिल गया, तो आपको एज सुन एज ए पॉसिबल पुलिस को इन्फॉर्म करना है, उसको हैंड ओवर करना है, उसकी सारी रिपोर्ट बना के किस किस तरीके से जो भी सिनारियो था वहाँ पे जो भी क्रिएट हुआ। तो आई होप दैट कि आपको सेक्शन 12 और 13 समझ में आया होगा। सेक्शन 12 क्या कहता है कि सर्च और डिटेन, और ये आफ्टर अरेस्ट। सेक्शन 13 क्या कहता है कि आफ्टर अरेस्ट हमने क्या करना है, समझ रहे हो? तो हम आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो ठीक है, ये बुक है, अगर आप चाहे तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके। आप इसकी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल, bflystudy.in, है ना। प्राइस भी मैं इसके साथ में बता देता हूँ। प्राइस है इसका 495। अब ये मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा ओवर प्राइस है, 50-100 रुपये। मैं इसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि लिमिटेड लोग है, लिमिटेड एग्ज़ाम है, जैसे कि LDC का नाम है लिमिटेड, है ना। तो जितनी ज़्यादा कॉपी उतना ज़्यादा रेट कम होता है। तो इसका जो प्राइस है 50-100 रुपये जो महंगा है, हालांकि ये इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस है ना। तो इसका जो प्राइस हाई है उसका रीज़न ये है कि बहुत कम कॉपी हमने छपवाई है, बहुत ज़्यादा नहीं छपवाई है ना। तो आई होप दैट कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। अच्छा, बुक का एक फ़ायदा और है, मैं आपको बता देता हूँ। बुक का एक फ़ायदा ये भी है कि भैया मैं, जैसे हमने सेक्शन लास्ट में हमने सेक्शन 9 या 10 पढ़ाया था, अब मैं उसके बाद 11 पढ़ाऊँगा, और आपको पढ़ना है रूल 36 या रूल 37 या सेक्शन 22 पढ़ना है आपने। तो अब मैं तो अपने हिसाब से चलूँगा, बट क्या है कि अगर आपके पास बुक रही
तो उसको आप आसानी से अपनी आज़ादी के हिसाब से, अपने हिसाब से आप उसको रीड कर सकते हैं, जिसकी आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि ये मेरा पॉइंट वीक है यहाँ पे, तो आप उसको रीड कर सकते हैं। तो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलो, थैंक्स।